हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 14, जिसमें मैंने मुख्य विषय विज्ञान लिया है, जिसमें 120 क्वेश्चन आएंगे। तो इस पार्ट 1 में हम क्वेश्चन नंबर 1 से 60 तक कंप्लीट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 61 से 120 तक अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे, जिससे हमारा प्रैक्टिस सेट 14 कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट पाने के लिए। इसके बाद मैं CTET के भी इसी प्रकार से सिलेबस अनुसार प्रैक्टिस सेट आप लोगों को इसी चैनल पर उपलब्ध करवाऊँगा। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। भागवा विज्ञान। क्वेश्चन नंबर पहला, एल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है। तो एल्कोहल यानी कि शराब से जल मिश्रण को जल से अलग किया जा सकता है आसवन विधि द्वारा। ऑप्शन वी, आसवन विधि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्त स्त्राव को रोक देती है, इसका कारण है। तो इसका कारण है रक्त स्कंदन। ऑप्शन डी, क्योंकि फिटकरी में रक्त स्कंदन यानी कि जो जब हमारा खून निकलता है तो उसके ऊपर वो पपड़ी सी जम जाती है, उसी को बोलते हैं रक्त स्कंदन। तो फिटकरी में रक्त स्कंदन बहुत होता है, इसलिए वह खून को रोक देता है, उसी को रक्त स्कंदन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से वे कौन से कण हैं जो परमाणु केंद्रक के चारों ओर घूमते हैं और ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं। तो वह होते हैं इलेक्ट्रॉन। जो हमारा परमाणु होता है, जो परमाणु के कण होते हैं, तो जो उसका केंद्रक होता है वहां होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज यानी कि धनात्मक चार्ज, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है या उदासीन होता है। और इलेक्ट्रॉन उस परमाणु कण के चारों ओर घूमते रहते हैं, उन पर ऋणात्मक चार्ज होता है। तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, जिलेटिन का प्रयोग प्रायः आइसक्रीम बनाने में किया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है। तो इसका जिलेटिन का उद्देश्य होता है कि जो कोलाइडी को स्थायी करना और क्रिस्टलीकरण को रोकना। यानी कि जो आइसक्रीम बनती है तो वो कोलाइडी रूप में ही रहे, क्रिस्टल यानी कि वह ठोस पत्थर जैसी ना हो। इसका जिलेटिन का मुख्य यही उद्देश्य होता है। ऑप्शन वी, क्योंकि अगर आइसक्रीम ठोस यानी कि क्रिस्टल पत्थर जैसी हो जाएगी तो थोड़ी कोई खाएगा। तो ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर 5, फोटोग्राफिक फिल्म पर सुराही पायस इमल्सन तैयार करने में निम्नलिखित में से किस हैलाइड का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड का। ऑप्शन वी, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफिक फिल्म पर सुग्राही पायस इमल्सन तैयार करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, चीनी के उत्पादन में उपोत्पाद शीरा मोलेसेज निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है। तो यह बदल जाता है एल्कोहल में। ऑप्शन ए, एल्कोहल में। क्वेश्चन नंबर 7, औषधियों में स्वापक एनीस्थीसिया के रूप में यौगिक के किस युग्म का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें किया जाता है नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफॉर्म का। ऑप्शन सी, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफॉर्म का। और यह जैसे किसी शल्य चिकित्सा, किसी का ऑपरेशन होना है, कुछ भी होना है, तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफॉर्म का। क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ पर एकत्रित होती है। तो यह होती है कैथोड पर। ऑप्शन ए, कैथोड पर। और यह कैथोड पर ऋणात्मक चार्ज होता है, जबकि एनोड पर धनात्मक चार्ज होता है। तो यह कैथोड पर यानी कि जो विशुद्ध यानी कि अशुद्ध कह लें या विशुद्ध कह लें, अशुद्ध धातु कैथोड पर जमा होती है और शुद्ध धातु एनोड पर जमा होती है। तो इन दोनों पॉइंट को भी आप याद रखें, कैथोड पर अशुद्ध धातु और एनोड पर शुद्ध धातु। तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, किसी अयस्क को वायु की
अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप तक गर्म करने को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं निष्पातन। ऑप्शन ए निष्पातन। क्वेश्चन नंबर 10, लीनियस द्वारा दिए नाम पद्धति को कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है द्विनाम पद्धति। यानी कि जो द्विनाम पद्धति दी थी वह लीनियस के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, बलुई पत्थर किसमें रूपांतरित हो जाता है? तो बलुई पत्थर क्वार्टज में रूपांतरित हो जाता है। ऑप्शन ए, बलुई पत्थर क्वार्टज में रूपांतरित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, अमोनिया सल्फेट में मौजूद नाइट्रोजन का प्रतिशत है? तो अमोनिया सल्फेट में मौजूद नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 21%। यानी कि अमोनिया में नाइट्रोजन 21% होती है। क्वेश्चन नंबर 13, गलसुआ मम्पस एक वायरल रोग है जो सूजन पैदा करता है। तो यह करता है कर्णपूर्व पैरोटिड ग्रंथि में। ऑप्शन ए, कर्णपूर्व या पैरोटिड ग्रंथि में। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो पेनिसिलिन फफूंद से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन ए, पेनिसिलिन फफूंद से प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, जैव निम्नलिखित अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? तो उसे किया जा सकता है जीवाणुओं द्वारा। ऑप्शन ए, वह कैसे? तो जैव निम्नीकरण का मतलब होता है कि जैसे कोई लकड़ी हुई या पौधों के पत्ते, मतलब जितनी भी जो जिनसे खाद बनता है, तो उनको जैसे कि हम किसी गड्ढे में डाल दें तो उसमें जो जीवाणु होते हैं वह उनको खा के खाद में परिवर्तित कर देता है, तो उसी को जैव निम्नीकरण अपशिष्ट कहते हैं। तो यह जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, सबसे चमकीला एवं गर्म ग्रह है? तो वह है शुक्र ग्रह। ऑप्शन ए। और यह गर्म क्यों है? क्योंकि इस पर CO2 के सबसे ज्यादा बादल हैं और इस पर सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है, इसलिए यह सबसे गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह। क्वेश्चन नंबर 17, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह है बुध। ऑप्शन बी। तो आप इसको अब और थोड़ा डिटेल में समझिए। पहले है सूर्य, हमारा जैसे सूर्य है तो सूर्य के चक्कर हमारे सभी ग्रह लगा रहे हैं। तो सबसे पहले है बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद मंगल, फिर इसके बाद एक एस्टेरॉइड यानी क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट आती है। उसके बाद में फिर आता है बृहस्पति, फिर आता है शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। इस प्रकार से तो हमारे सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह है वह है बुध, और बुध सूर्य के सबसे नजदीक होने की वजह से इसका वायुमंडल भी नहीं है। तो ऑप्शन बी, बुध। क्वेश्चन नंबर 18, बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग है? तो बृहस्पति हमारे सौर मंडल का ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। तो बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है। देखिए, बृहस्पति हमारे ग्रहों का सबसे बड़ा ग्रह है, जितने भी हमारे ग्रह हैं उनमें सबसे बड़ा है। और इसके बावजूद भी सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है ये बृहस्पति ग्रह। तो हमारा सूर्य कितना बड़ा होगा? और अगर क्वेश्चन ये आता है कि हमारी पृथ्वी से सूर्य कितना बड़ा है, तो यह हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। ऑप्शन बी, सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है बृहस्पति का द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 19, मानव डिंब में गुणसूत्रों की संख्या होती है? तो मानव डिंब में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। अब कुछ इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। डिंब का मतलब होता है अंडकोशिका, यानी कि जो महिला में होती है, तो 23 गुणसूत्र उसमें होते हैं। और जो पुरुष का स्पर्म होता है 23 गुणसूत्र उसमें होते हैं। तो ये दोनों जुड़ के, यानी कि निषेचन क्रिया करके एक नए जाइगोट का निर्माण करते हैं, जिससे नई संतति पैदा होती है। तो उसमें 23 पिता के 23 माता के, तो दोनों के गुणसूत्र जुड़ के 46 हो जाते हैं। लेकिन यहाँ केवल डिंब का पूछा है, तो इसमें 23 गुणसूत्र होते हैं। और महिला में एक्स गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं, इसलिए लिंग का निर्धारण भी पुरुष करता है।
और बाकी आप लोगों को इस पर डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट्स कर दें, मैं इस पर एक डिटेल वीडियो भी आप लोगों को बना दूंगा। इसका आंसर है ऑप्शन डी 23। अगर जाइगोट के बारे में पूछता तो उसमें 23 दूनी 46, यानी कि 23 माता के 23 पिता के, दोनों के जोड़ के 46 गुणसूत्र होते, लेकिन यहाँ केवल अंड कोशिका यानी डिंब के गुणसूत्रों की संख्या पूछी है तो 23 है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसकी सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है? तो यह होती है कवक द्रव्य की सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है, और इसे इंग्लिश में माइक्रोप्लाज्मा कहते हैं और हिंदी में कवक द्रव्य। तो इन दोनों को आप कभी कभी माइक्रोप्लाज्मा भी आ जाता है, तो जैसे यहाँ यहाँ दिया है कवक द्रव्य, तो हिंदी में कवक द्रव्य और इंग्लिश में माइक्रोप्लाज्मा। और अगर क्वेश्चन ये आता है कि सबसे बड़ी जीवित कोशिका, तो वह होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। ऑप्शन सी माइक्रो प्लाज्मा या कवक द्रव्य सबसे छोटी जीवित कोशिका। क्वेश्चन नंबर 21, किसी शिशु के वंशागत जीनों की कुल संख्या में माता और पिता प्रत्येक से प्राप्त जीनों की संख्या के समान होती है, यानी कि जैसा कि मैंने ऊपर समझाया 23 गुणसूत्र माता के और 23 गुणसूत्र पिता के। इस प्रकार से 23 दूनी 46 गुणसूत्र में नई संतति का जन्म होता है, यानी कि उसमें 46 गुणसूत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जाने वाला आइसोटोप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह है U-235, यानी U-235 आइसोटोप परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है। तो वायु भी कई गैसों का मिश्रण है, एलपीजी गैस भी, मीथेन प्रोपेन गैसों का मिश्रण होता है, तो यह भी मिश्रण है। गैसोलीन भी मिश्रण होता है, लेकिन आशुत जल को हम शुद्ध जल भी बोलते हैं। तो आशुत जल में किसी भी न लवण न किसी का भी मिश्रण नहीं होता। जो हम जल पीते हैं इसमें कई लवण मिश्रित होते हैं। और एक और आप इसके साथ पॉइंट याद रखें कि अशुद्ध जल में यह विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का सुचालक नहीं होता, यानी अशुद्ध जल में करंट फ्लो नहीं करता है। जैसे अगर हम इस पानी में करंट डालें, पे हाथ डालें तो हमें करंट लगेगा, लेकिन अशुद्ध जल जो शुद्ध जल है, इसे शुद्ध जल भी बोलते हैं, अशुद्ध जल है, अगर उसमें हम हाथ डालें और करंट डालें तो हमें करंट नहीं मारेगा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24, किसी तत्व के परमाणु क्रमांक 17 और द्रव्यमान संख्या 36 है, तो इसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। तो इसको सबसे अच्छा तरीका मैं आपको निकालने का बताता हूं। जैसे यहाँ द्रव्यमान संख्या दिया है 36 और परमाणु क्रमांक दिया है अपना 17, तो 36 में से 17 हम कम कर देंगे तो जो हमारा आएगा वही न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। जैसे कि 36 में से हम 17 निकालेंगे तो यहाँ बाकी बचेगा 19, तो इसमें 19 न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। तो देखते हैं 19 कौन सी ऑप्शन पे हमारा ये रहा, तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या होगी 19, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस एक में सर्वोत्तम विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। ऑप्शन डी, जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 26, जंतुओं के व्यवहार के अध्ययन को संबंधित प्राणी शास्त्र की शाखा है, यानी कि जंतुओं के व्यवहार को कि वो कैसा करते हैं। अगर जैसे किसी व्यक्ति को कोई गाय हुई तो किसी व्यक्ति को मार भी देती है, तो इनका व्यवहार किस प्रकार से होता है, संबंधित प्राणी शास्त्र की शाखा है, तो वह है एथोलॉजी, यानी एथोलॉजी में जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चालक है? तो प्लास्टिक की चादर यह विद्युत का चालक नहीं है, क्योंकि अगर हम प्लास्टिक को करंट से टच करेंगे तो हमें करंट नहीं लगेगा, जबकि मानव शरीर यह विद्युत का चालक है, यानी कि अगर हम करंट को छुएंगे तो हमें करंट लगेगा। बाकी मैंने अशुद्ध जल आपको ऊपर ही बता दिया है कि शुद्ध जल यह भी विद्युत का चालक नहीं होता है, अशुद्ध जल या शुद्ध जल, क्योंकि इसमें लवण वगैरह कुछ मिश्रित नहीं होता है।
तो यह भी विद्युत का सुचालक नहीं होता है। लकड़ी की पतली चादर, तो लकड़ी तो सभी को पता होगा कि लकड़ी विद्युत की कुचालक होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, मानव शरीर। क्वेश्चन नंबर 28, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो वह होती है अग्नाशय, ऑप्शन बी। और अग्नाशय से इंसुलिन का स्त्रावण होता है, जो कि हमें शुगर से बचाए रखती है, क्योंकि यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, और हमें ये हमारा शुगर भी कंट्रोल रहता है इंसुलिन से। यही अग्नाशय या इसको इंग्लिश में बोलते हैं पिंक्रियाज, यही यही हमारे शरीर में शुगर को नियंत्रित करता है। तो यह दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। और मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि, और सबसे छोटी पूछे तो पीयूष ग्रंथि। तो ये दोनों पॉइंट भी आप याद रखें। फिलहाल इसका आंसर है ऑप्शन बी, अग्नाशय या पिंक्रियाज। क्वेश्चन नंबर 29, हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है। तो हवा में प्रकाश की चाल यह दाब, ताप और घनत्व से स्वतंत्र है, यानी इसका अर्थ है कि इसे ना तो दाब से मतलब है, ना ताप से मतलब है, और ना घनत्व से मतलब है, यह स्वतंत्र है। तो ऑप्शन डी, ना तो ताप पे निर्भर करती है, ना दाब पे, ना घनत्व पर, यानी कि यह तीनों से स्वतंत्र है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, पित्तमल एंटासीड किससे राहत दिलाने वाली औषधि में पाया जाता है। तो यह पेट में जलन, यानी कि अगर आपके पेट में जलन हो रही है, तो आप प्रत्यामल एंटासीड की औषधि ले सकते हैं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31, वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है। तो ये तो जहां तक है आप सभी को पता होगा। वयस्क व्यक्ति की हृदय की धड़कन 1 मिनट में 70 से 80 बार धड़कती है, ऑप्शन डी, 70 से 80 बार। क्वेश्चन नंबर 32, लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है। तो लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है, और एनीमिया में खून की कमी हो जाती है, जिससे हमारी हड्डियां बिल्कुल पतली हो जाती हैं और कमजोर हो जाती हैं, क्योंकि जो खून में हीमोग्लोबिन होता है, वह लोहे की कमी की वजह से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, जिससे हमारी हड्डियां बिल्कुल पतली हो जाती हैं, और मनुष्य का शरीर या व्यक्ति का शरीर बिल्कुल पतला हो जाता है। तो यह एनीमिया होता है लोहे की कमी से, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33, गन्ने के रस को किण्वन द्वारा बनाया जाता है। तो गन्ने के रस को किण्वन द्वारा बनाया जाता है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन डी, एसिटिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 34, वनस्पति शास्त्री पौधों के नाम लैटिन में इसलिए रखते हैं क्योंकि तो अब आप पहले तो क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, यानी वनस्पति शास्त्र जो वनस्पति के वैज्ञानिक हैं, वह पौधों के नाम लैटिन में इसलिए रखते हैं क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय समानता रखना चाहते हैं, यानी कि किसी भी देश में, अंतरराष्ट्रीय का मतलब है किसी भी देश में वही नाम चले, इसलिए उसका नाम लैटिन में रखते हैं, यानी कि अंतरराष्ट्रीय समानता रखना चाहते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस, तो यह एक लैटिन शब्द है। तो अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे कोई भी देश हो, तो वहां होमोसेपियंस ही चलेगा, ऑप्शन डी। मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्चतम मात्रा में हाइड्रोजन आयन H+ देता है। तो वह देता है अमाशय रस सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयन यानी H+ देता है, ऑप्शन डी, जिसे क्वेश्चन नंबर 36, वह तत्व जो प्रकृति में नहीं होता है परंतु कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है, क्या है। तो वह है रेडियम, ऑप्शन सी। यह प्राकृतिक रूप से, यानी कि जैसे हमारा लोहा है तो यह खानों से निकलता है, तो रेडियम इस प्रकार से नहीं निकलता है, क्योंकि यह प्राकृतिक रूप से नहीं मिलता है। इसको इसको इसकी खोज की थी मैडम क्यूरी और उनके पति पियर क्यूरी ने। तो इनका खोज करने का श्रेय मैडम क्यूरी और उनके पति पियर क्यूरी को ही जाता है। इन्होंने रेडियम की खोज की थी। तो यह एक कृत्रिम तत्व है, यानी कि मनुष्य द्वारा बनाया गया, ना कि प्राकृतिक तत्व है। तो इसको भी आप याद रखें, कभी कभी इसके खोजकर्ता भी पूछ लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 37 है, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है, तो वह है रेनिन। यानी कि जब हम दूध को जमाने के लिए यानी कि दही बनाने के लिए रखते हैं तो उसको स्कंदित रेनिन एंजाइम कर देता है और दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से जेल का उदाहरण कौन सा है? तो पनीर एक जेल का उदाहरण है। ऑप्शन डी, पनीर एक जेल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 39, दूध है, तो जो दूध है वह एक पायस है। ऑप्शन ए, दूध एक पायस है। क्वेश्चन नंबर 40, चार जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? तो यह किया था कोपलैंड ने। चार जगत वर्गीकरण कोपलैंड ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 41, प्रसिद्ध भारतीय पारिस्थितिकी वैज्ञानिक हैं, तो जो भारत के यानी कि जो भारत के प्रसिद्ध भारतीय पारिस्थितिक वैज्ञानिक हैं वह हैं रामदेव मिश्रा। ऑप्शन डी, रामदेव मिश्रा। तो ये रामदेव मिश्रा तो हैं अपने भारत के, लेकिन अगर क्वेश्चन ये आता है कि विश्व में पारिस्थितिकी के जनक कौन हैं, तो वह हैं अनसाइट हैकल। अनसाइट हैकल विश्व के हैं, जो विश्व के पारिस्थितिकी के जनक हैं वह हैं अनसाइट हैकल। तो इसको भी आप याद रखें। और परिस्थितिकी तंत्र के आविष्कारक कौन है? अगर ऐसा आता है क्वेश्चन कि परिस्थितिकी तंत्र के आविष्कारक कौन है, तो आपको आंसर लगाना है रेटर। यानी कि ये यहाँ दिया भी है हैकल, तो यह हैं अपने यानी विश्व के। अगर विश्व का क्वेश्चन पूछता है कि विश्व में पारिस्थितिकी के जनक कौन है, तो है हैकल। और यहाँ भारत का पूछा है तो रामदेव मिश्रा। और अगर शब्द की बात पूछे, जैसे आविष्कारक का पूछे, तो आपको लगाना है रेटर। तो इनको भी आप याद रखें, इन पॉइंट को भी आप याद रखें। और अगर क्वेश्चन कहीं ये आता है कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का इस्तेमाल सर्वप्रथम किसने किया था, तो वह किया था टेंसले ने। तो आप इन सभी पॉइंटों को विशेष याद रखें। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो भारत के रामदेव मिश्रा और विश्व के अनसाइट हैकल। क्वेश्चन नंबर 42, 10 मोल का द्रव्यमान है, तो 10 मोल का द्रव्यमान होता है 180। ऑप्शन वी, 10 मोल का द्रव्यमान होता है 180। क्वेश्चन नंबर 43, पोखर पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उत्पादक है? तो पोखर पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादक शैवाल होते हैं। ऑप्शन डी, जबकि जो अपना ये साधारण पारिस्थितिकी तंत्र है इसमें प्रथम प्राथमिक उत्पादक पेड़ पौधे होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, यदि किसी अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब आभासी, ऊर्ध्वशीर्षी तथा आवर्धित है, तब वह वस्तु कहाँ से स्थित होगी? तो वह होगी दर्पण के ध्रुव, पोल और मुख्य फोकस के बीच। ऑप्शन डी, दर्पण के ध्रुव, पोल और मुख्य फोकस के बीच। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 45, पूर्ववर्ती संयुक्त सोवियत रूस के चेरनोबिल नाभिकीय ऊर्जा केंद्र में वह दुर्घटना कब हुई थी जिससे वहां वायुमंडल में रेडियो न्यूक्लियोइड फैल गए थे? तो यह हुई थी 1986 में। ऑप्शन डी, 1986 में। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा घटक मूत्र का असामान्य घटक है? तो कीटोन काय मूत्र का असामान्य घटक है। ऑप्शन डी, यानी कि कीटोन काय मूत्र में होता ही है, यह है असामान्य घटक है, या कभी हो भी सकता है कभी नहीं भी हो सकता है। बाकी ये तीनों मूत्र के सामान्य घटक हैं। क्वेश्चन नंबर 47, पीलिया रोग किसमें संक्रमण से होता है? तो पीलिया यकृत के संक्रमण से होता है। ऑप्शन सी। और पीलिया में क्या है कि हमारा जो यकृत है वह बिलू बिरून
हार्मोन्स को छोड़ना बहुत ज्यादा कर देता है, जिससे हमारे शरीर में उसकी मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है और हमारी आंख और नाखून पीले पड़ने लगते हैं, जिससे वो हमें पीलिया हो जाता है। तो इसका सबसे ज्यादा असर यकृत पर होता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48, वनस्पति शास्त्र के पिता कौन है? तो वनस्पति शास्त्र के पिता हैं थियोफ्रास्टस। ऑप्शन सी। थियोफ्रास्टस। ऑप्शन सी। यह यहाँ एक्स्ट्रा टाइपिंग हो गया है, उसके लिए माफी चाहता हूँ। थियोफ्रास्टस और बाकी रॉबर्ट हुक, यह तो है इन्होंने मैथ कोशिका की खोज की थी। लिनियस ने द्विनाम पद्धति दी थी और ल्यूवन हॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। तो इन चारों पॉइंट को आप याद रखें। रॉबर्ट ने मैथ कोशिका की खोज की थी, लिनियस ने द्विनाम पद्धति दी थी और ल्यूवन हॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। फिलहाल वनस्पति शास्त्र के पिता थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम है म्यूरिएसिटिक अम्ल। ऑप्शन डी, म्यूरिएटिक अम्ल। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 50, वर्गीकरण की सर्वगत सबसे छोटी श्रेणी है? तो वर्गीकरण की सबसे छोटी श्रेणी होती है जाति, यानी सबसे पहले आता है वर्ग, फिर वर्ग के अंदर आता है गण, और फिर गण के अंदर आता है वंश, और वंश के बाद आता है जाति, यानी कि सबसे छोटी इकाई जाति होती है। क्वेश्चन नंबर 51, अब स्तंभ मूल पाए जाते हैं? तो मूल का अर्थ है यहाँ जड़ से। तो इसको आप क्या है कि कुछ बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो मूल का अर्थ होता है जड़, यानी कि स्तंभ, यानी कि एस्टा जड़ें पाई जाती हैं। अब जैसे मैंने बता दिया कि एक्स्ट्रा यानी कि अतिरिक्त जड़ें पाई जाती हैं, तो सब बच्चों को समझ में आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पहले बच्चों को शायद क्वेश्चन भी उतनी अच्छी तरह समझ में ना आया हो। अस्तंभ मूल, तो अस्तंभ मूल मतलब कि अतिरिक्त जड़ें बरगद में पाई जाती हैं। आपने देखा होगा कि कोई बरगद का पेड़ बहुत ज्यादा दिनों का हो जाता है, तो उसके जो मोटी शाखाएं होती हैं उनसे नीचे कुछ जड़ें लटकती हैं और वो धरती में जमीन में धस जाती है, जिससे उसको एक्स्ट्रा मजबूती मिल जाती है। क्योंकि बरगद का पेड़ जब बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है तो केवल उसकी नीचे वाली जड़ें उसको नहीं रोक सकती हैं, इसलिए इसमें अस्तंभ जड़ें यानी कि अतिरिक्त जड़ें निकल आती हैं। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 52, पुंकेसर अपने पराग कोशों से और पत्तियों से भी किसमें परस्पर मिले होते हैं? तो यह मिले होते हैं U4BAC से। ऑप्शन ए, U4BAC से। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सी घटना भूमंडलीय तापन से संबंधित मानी जाती है? तो नीनो मोडोकी, यह भूमंडलीय तापन से संबंधित घटना है। ऑप्शन सी, नीनो मोडोकी। क्वेश्चन नंबर 54, मरुस्थलीयकरण को रोका जा सकता है? तो मरुस्थलीयकरण को रोका जा सकता है रक्षक मेखलाएं बनाकर। ऑप्शन डी, रक्षक मेखलाएं बनाकर। ये रक्षक मेखलाएं बनाकर, यानी कि अगर हम नालियां काट दें खेतों में तो हमारा पानी वहीं के वहीं सोखता रहेगा, जिससे वहां पानी जल का स्तर अच्छा रहेगा और मरुस्थलीय नहीं हो सकता, यानी कि सूखा ग्रसित क्षेत्र नहीं हो सकते हैं। बाकी जुताई से और अतिचरण से और अब नालिकाओं में प्लग के द्वारा हमारी मैदा को अपरदन से रोका जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, संघनन का एक रूप जो दृश्यता कम कर देता है और श्वास की समस्याएं पैदा कर देता है, वह है ध्रुव कुआसा। ऑप्शन बी, ध्रुव कुआसा यानी कि धुएं का कुआसा। तो जब बहुत ज्यादा धुआं हो जाता है तो हमें दिखता भी नहीं है, और अगर वो धुआं हम सांस लेते हैं अगर अंदर अंदर चला जाए तो हमें श्वास की भी समस्याएं हो जाती हैं। और धुएं में आपने देखा होगा कि हमें साफ भी दिखाई नहीं देता है। तो यह है ध्रुव कुआसा यानी कि धुआं का कुआसा। ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 56, ऊतकों के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को कहते हैं? तो इसे कहते हैं हिस्टोलॉजी। ऑप्शन सी हिस्टोलॉजी। और फिजियोलॉजी में शरीर के अंगों का अध्ययन किया जाता है। साइकोलॉजी में किसी भी जैसे जीव जंतु के आचरणों का अध्ययन किया जाता है। और साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, जीवन की उत्पत्ति का रासायनिक बाद की संकल्पना का समर्थन सबसे पहले किया था? तो यह किया था ओपे रिन ने। ऑप्शन ए ओपे रिन ने। ऑप्शन ए। तो आप लोग इन चारों पॉइंट को भी याद रखें कि ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। जो शरीर की हमारे जो शारीरिक क्रियाएं हैं इनका अध्ययन फिजियोलॉजी कहलाता है। और साइकोलॉजी यह मानव व्यवहारों का या जीव जंतुओं के व्यवहारों का इसका अध्ययन किया जाता है साइकोलॉजी में। जैसे कोई व्यक्ति हो जाता है तो उसका जो डॉक्टर होता है उसे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, यानी मानवीय व्यवहारों का अध्ययन साइकोलॉजी होता है। और जो कोशिका का अध्ययन किया जाता है वह साइटोलॉजी कहलाता है। तो इन चारों पॉइंट को भी आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 57, जीवन की उत्पत्ति का रासायनिक बाद की संकल्पना का समर्थन सबसे पहले किया था? तो यह किया था ओपे रिन ने। ऑप्शन ए ओपे रिन ने। क्वेश्चन नंबर 58, पुरुष में पुरुष तत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? तो यह होता है XY। जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी समझाया था कि जो मादा है यानी कि जो महिला होती है उसमें XX गुणसूत्र होते हैं और जो पुरुष है उसमें XY गुणसूत्र होते हैं। तो वहां महिला में XX है और पुरुष में XY। तो XY होने की वजह से यह पुरुषत्व इससे पता चलता है कि यह पुरुषत्व है। यानी कि जब निषेचन क्रिया होती है तो अगर X गुणसूत्र मिलते हैं तो लड़की का जन्म होता है और XY गुणसूत्र मिलते हैं तो लड़के का जन्म होता है। यानी कि जो Y गुणसूत्र है, अगर एक शब्द में कहें तो जो Y गुणसूत्र है यह पुरुषत्व को दर्शाता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 59 है, विटामिन सी किस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 60 और आज की हमारे इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था जेड जॉनसन ने। ऑप्शन डी जेड जॉनसन ने। इस प्रकार हमारे माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 के प्रैक्टिस सेट नंबर 14 का भाग फर्स्ट कंप्लीट हुआ, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 60 तक दिए हैं और जो कि इसमें मैंने मुख्य विषय विज्ञान लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 61 से 120 तक हम अगले पार्ट 2 में यानी कि अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही प्रतिदिन नए नए प्रैक्टिस सेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में PDF भी पाने के लिए। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।